नमस्कार। अनुपम ई मित्र के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत देश में उसके समाज और उसके सामाजिक न्याय से जुड़े महत्वपूर्ण योजनाएं और पोर्टल्स के बारे में बात करेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनें। इस वीडियो को अपने नज़दीकी जानकारों से, मित्रों से, परिवारजनों से शेयर करें ताकि यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम वैभव फेलोशिप। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी के अवसर पर नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में प्रवासी भारतीयों के लिए वैभव फेलोशिप की शुरुआत की है। वर्ष 1986 में भारत सरकार ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में नामित किया था। इस वर्ष का संस्करण भारत की G20 अध्यक्षता के आलोक में ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग की थीम के तहत मनाया जा रहा है। वैभव फेलोशिप का उद्देश्य विदेशी संस्थानों से भारत में शिक्षकों या शोधकर्ताओं की मोबिलिटी के माध्यम से भारतीय संस्थानों व विश्व के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के बीच शैक्षिक और अनुसंधान सहभागिताओं के द्वारा भारत के उच्च शैक्षणिक संस्थाओं के अनुसंधान इकोसिस्टम में सुधार करना है। इसके अंतर्गत शीर्ष 500 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल संस्थानों के शोधकर्ता इस फेलोशिप के लिए पात्र होंगे। इस फेलोशिप की अवधि 3 वर्ष है, जिसमें सरकार द्वारा शोधकर्ताओं को पूरी अवधि के लिए रुपये 37 लाख तक की राशि प्रदान की जाती है। ATL सारथी। हाल ही में नीति आयोग ने अटल टिंकरिंग लैब्स ATL के बढ़ते पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक व्यापक स्वनिगरानी ढांचा ATL सारथी लॉन्च किया। ATL सारथी अटल टिंकरिंग लैब्स को कुशल और प्रभावी बनाने में सक्षम करेगा। पहल में 4 स्तंभ है जो नियमित प्रक्रिया सुधारों के माध्यम से ATL के प्रदर्शन में वृद्धि सुनिश्चित करते हैं। माई ATL डैशबोर्ड। यह एक सेल्फ रिपोर्टिंग डैशबोर्ड है। अनुपालन SOP, स्कूलों के लिए वित्तीय और गैर वित्तीय अनुपालन सुनिश्चित करना। क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण। प्रासंगिक स्थानीय अधिकारियों के सहयोग से ATL को ऑन ग्राउंड सक्षम बनाना। प्रदर्शन सक्षमता PE मैट्रिक्स। यह स्कूलों को उनके प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए स्वामित्व प्रदान करता है। मिशन शक्ति। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से मिशन शक्ति के संदर्भ में जानकारी मांगी है। मिशन शक्ति को 15वें वित्त आयोग की अवधि वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक के लिए लॉन्च किया गया है। मिशन शक्ति एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है, जिसे महिलाओं की रक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण हेतु अम्ब्रेला योजना के रूप में कार्यान्वयन हेतु शुरू किया गया है। इसके 2 घटक हैं, संभल और सामर्थ्य। संभल यह महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। संभल उपयोजना के घटकों में नारी अदालतों के एक नए घटक के साथ वन स्टॉप सेंटर OSC, महिला हेल्पलाइन WHL, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBBP की पूर्ववर्ती योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा यह योजना समाज और परिवार के भीतर वैकल्पिक विवाद के समाधान एवं लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने का काम करेगी। सामर्थ्य यह महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। सामर्थ्य उप योजना के घटकों में उज्ज्वला, स्वाधार गृह और कामकाजी महिला छात्रावास की पूर्ववर्ती योजनाओं को संशोधनों के साथ शामिल किया गया है। इसके अलावा कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राष्ट्रीय क्रेच योजना और एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS अम्ब्रेला योजना के तहत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY की मौजूदा योजनाओं को अब सामर्थ्य योजना में शामिल किया गया है। राइट टू हेल्थ। हाल ही में राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित किया है, जो राज्य के प्रत्येक निवासी को सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर मुफ्त सेवाओं का लाभ उठाने का अधिकार देता है। ऐसा कदम उठाने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है। स्वास्थ्य के अधिकार की शुरुआत वर्ष 1946 में हुई थी, जब पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन अस्तित्व में आया था।
स्वास्थ्य का अधिकार मानव गरिमा का एक अनिवार्य घटक है और यह सुनिश्चित करना सरकारों का उत्तरदायित्व है कि सभी व्यक्तियों के सुरक्षित जीवन के लिए यह अधिकार सभी के लिए सुलभ हो, चाहे उनका लिंग, जाति, जातीयता, धर्म या सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP के तहत संविधान का भाग 4 अपने नागरिकों हेतु सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करता है। इसके लिए संविधान का भाग 4 प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य के संदर्भ में सार्वजनिक नीति से संबंधित है। भारत में प्रति 1000 लोगों पर बेड की संख्या 1.4 है। 1445 लोगों पर एक डॉक्टर है और 1000 लोगों पर नर्सों की संख्या 1.7 है। 75% से अधिक हेल्थ केयर अवसंरचना मेट्रो शहरों में केंद्रित है, जहां कुल आबादी का केवल 27% हिस्सा रहता है। बाकी 73% भारतीय आबादी में बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं का भी अभाव है। आगे हम बात करते हैं कुटुंबश्री और उन्नति कार्यक्रम के बारे में। हाल ही में राष्ट्रपति ने विश्व के सबसे बड़े महिला स्वयं सहायता नेटवर्क में से एक कुटुंबश्री के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन किया और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदायों के युवाओं के मध्य रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए एक अम्ब्रेला कार्यक्रम उन्नति की शुरुआत की गई है। कुटुंबश्री की शुरुआत वर्ष 1998 में केरल सरकार द्वारा और नाबार्ड के संयुक्त कार्यक्रम के रूप में की गई थी, ताकि सामुदायिक कार्रवाई के माध्यम से पूर्ण गरीबी को समाप्त किया जा सके। यह देश की सबसे बड़ी महिला सशक्तिकरण परियोजना है। इसके 3 घटक हैं: माइक्रो क्रेडिट, उद्यमिता और सशक्तिकरण। इसकी 3 स्तरीय संरचना है: पड़ोस के समूह SHG, क्षेत्र विकास समाज 15 से 20 SHG एवं सामुदायिक विकास समाज सभी समूहों का महासंघ। भारत के अमृतकाल की नींव। कोविड-19 महामारी से होने वाले नुकसान के बावजूद भू राजनीतिक संघर्ष से उत्पन्न अनिश्चितताएं और बढ़ते वैश्विक आर्थिक तनाव के बीच बजट 2023-24 ने कुशल राजकोषीय प्रबंधन को दर्शाया है और मध्यकालिक प्रगति के दृष्टिकोण पर कायम रहते हुए राजकोषीय विवेक और जिम्मेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। वर्ष 2019 के बाद से वित्त मंत्री ने बजट में निम्नलिखित घटकों को प्रमुखता से शामिल करते हुए एक साझा दृष्टिकोण का परिचय दिया है: राजकोषीय विवेक के प्रति प्रतिबद्धता, परंपरागत धारणाएं, पारदर्शिता, पूंजीगत व्यय के प्रति प्रतिबद्धता, मध्यकालीन प्रगति पर नज़र रखने के साथ वृद्धिशील और सतत सुधार। इसके प्रमुख बिंदु है। बजट 2023-24 ने विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करने, विश्वास आधारित सरल शासन संरचना को मजबूत करने एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME को गति प्रदान करने के लिए सप्तऋषि प्राथमिकताओं को अपनाया। यह बजट हरित विकास को बढ़ावा देने के अपने प्रयास में भी एक अग्रगामी रुख अपनाता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI तथा रोबोटिक्स जैसे आधुनिक विषयों के अनुरूप युवाओं के लिए कौशल निर्माण पर जोर देता है। सार्वजनिक निवेश को विकास के मूलभूत इंजन के रूप में मान्यता देते हुए और पूंजीगत व्यय की निरंतर प्रतिबद्धता के नीतिगत दृष्टिकोण का पालन करते हुए इस बजट में अब तक के सबसे अधिक पूंजी निवेश परिव्यय का प्रावधान किया गया है। इसमें लगातार तीसरे वर्ष 33% की भारी वृद्धि हुई है। बजट के प्रावधान इस सरकार के बुनियादी ढांचे के प्रति निरंतर कार्यक्रम, राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट REIT, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट NABFID का निर्माण तथा मॉडल रियासत समझौतों के माध्यम से PPP इकोसिस्टम को आगे बढ़ाकर बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण जैसे विकल्पों द्वारा मौजूदा संरचनात्मक और वित्तीय सुधार पोषित करता है। बजट 2023-24 ने अपने ग्राहक को जाने KYC प्रक्रिया को
सरल बनाने, पैन कार्ड के माध्यम से व्यवसायों के लिए एक सामान्य पहचानकर्ता स्थापित करने और संसद में लैंडमार्क जन विश्वास विधेयक पेश किए जाने जैसे उपायों पर भी जोर दिया है। पिछले कई वर्षों में उद्यम पोर्टल जैसी पहलों के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों एमएसएमई के लिए कारोबारी सुगमता कायम करने पर जोर दिया गया है। उद्यम पोर्टल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी और वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी नेटवर्क के साथ साथ सरकारी ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल जीईएम के साथ भी जुड़ा हुआ है। बजट 2023-24 में राहत और सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। इसमें विवाद से विश्वास योजना फर्स्ट और सेकंड शामिल है, जो एमएसएमई द्वारा कोविड-19 के दौरान संविदा निष्पादित करने में विफल रहने पर एमएसएमई को राहत प्रदान करने और स्वैच्छिक समाधान योजना के माध्यम से संविदात्मक विवादों के निपटान के लिए है। इसके अलावा बजट में एमएसएमई के लिए रुपये 9,000 करोड़ की एक संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें छोटे व्यवसायों को रुपये 2 लाख करोड़ का कोलेटरल फ्री क्रेडिट मिलने की संभावना है। यूपीआई और कोविन प्लेटफॉर्म की तकनीकी सहायता के आधार पर बजट में डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है, जो अर्थव्यवस्था में डिजिटल बुनियादी ढांचे को शामिल करने के लिए भारत के लोगों की क्षमता और योग्यता में विश्वास की पुष्टि करता है। निष्कर्ष: बजट 2023-24 भारत के अमृतकाल में पेश होने वाला पहला बजट है। इस वर्ष के बजट में घोषित किए गए उपाय सुधार के मौजूदा एजेंडे के पूरक होंगे और भारत को तेजी से बदलती वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के बीच अपने कार्यक्रम निर्धारित करने के लिए तैयार करेंगे। सहकारी राजकोषीय संघवाद की दिशा में वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रुपये 1.3 लाख करोड़ की विशाल राशि आवंटित की गई है। इस घोषणा से सरकार की सहकारी राजकोषीय संघवाद अपनाने और राजकोषीय स्वायत्तता प्रदान करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि होती है। राजकोषीय संघवाद क्या है? राजकोषीय संघवाद का तात्पर्य है सरकार की विभिन्न इकाइयों के बीच राजकोषीय या आर्थिक संबंध, जो भारत के संदर्भ में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच राजकोष आवंटन पर आधारित संबंधों से जुड़े हैं। सरकार के इन दोनों घटकों को पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की जरूरत होती है ताकि दोनों ही संविधान में निर्दिष्ट अपने अपने दायित्वों का भली भांति निर्वाह कर सकें। संविधान के अनुच्छेद 246, 246 क और 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कर निर्धारण और कर वसूली के बारे में केंद्र तथा राज्यों के अधिकारों की व्याख्या की गई है, परंतु राजकोषीय अधिकारों का निर्धारण करने में पक्षपात बरता जाता है और केंद्र ज़्यादा फायदे तथा वसूली वाले मुख्य कर अपने पास रखकर अपेक्षाकृत कम लाभकारी अन्य कर राज्यों के पास छोड़ देता है, जबकि राज्य सरकारों को अन्य प्रमुख सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराने का बड़ा दायित्व निभाना होता है, जिसके लिए उन्हें अधिक खर्च करना पड़ता है। वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति हर 5 वर्ष बाद संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग गठित करते हैं। यह आयोग केंद्रीय करों से होने वाली शुद्ध आय को केंद्र और राज्यों के बीच वितरित करने की व्यवस्था सुझाता है। आयोग यह सुझाव भी देता है कि संचित निधि में से राज्यों को दी जाने वाली अनुदान सहायता देने के लिए कौन से सिद्धांत अपनाए जाने चाहिए। आयोग राज्यों की क्षमता, खर्च से जुड़ी ज़रूरतों और सेवाएं उपलब्ध कराने में दक्षता को ध्यान में रखकर राजकोषीय असंतुलन दूर करने के उपायों का भी सुझाव देता है। अभी तक देश में 15 वित्त आयोग गठित किए गए हैं। सहकारी राजकोषीय संघवाद के नए युग का सूत्रपात। राजकोषीय विकेंद्रीकरण में स्पष्ट बदलाव। राजकोषीय विकेंद्रीकरण के विस्तार और राज्य सरकारों को राजस्व आवंटित करने की प्रवृत्ति स्पष्ट दिखने लगी है। केंद्र में राज्य सरकारों को किए जाने वाले वार्षिक आवंटन वित्त वर्ष 2013-14 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के
4.7% के मुकाबले वर्ष 2020-21 के संशोधित अनुमानों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद 6.7% हो गया। यह 14वें और 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही संभव हुआ है। 14वें वित्त आयोग ने करों और शुल्कों के केंद्रीय विभाज्य पूल में से राज्यों को दिया जाने वाला हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% करने की सिफारिश की थी। 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए अपनी रिपोर्ट में राज्यों की बढ़ी हुई जिम्मेदारी बनाए रखने का सुझाव भी दिया था। आयोग ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नवगठित केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय संसाधनों में से 1% का प्रावधान करते हुए केंद्रीय करों में से राज्यों के लिए 41% हिस्सा देने की सिफारिश भी की है। नीति आयोग सहकारी राजकोषीय संघवाद का अग्रदूत सरकार ने जनवरी 2015 में योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग गठित करने का साहसिक निर्णय लिया। आयोग सहकारी संघवाद का समर्थक बन गया। तत्कालीन योजना आयोग वर्ष 1950 में अतिरिक्त संवैधानिक निकाय के रूप में गठित किया गया था। योजना आयोग राज्यों को उनकी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अनुदान सहायता प्रदान करता था। नीति आयोग राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से साझा राष्ट्रीय विजन विकसित करने का प्रयास करता है। आयोग ने ऐसा मंच उपलब्ध कराया है जिसमें राज्य मिल बैठकर राष्ट्रीय हित के लिए सोच विचार करते हैं और उसे कार्य रूप देते हैं। योजना आयोग को समाप्त करने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017-18 से योजना व्यय और गैर योजना व्यय का अंतर भी समाप्त हो गया। उसकी जगह खर्चों को राजस्व और पूंजीगत खर्चों के अंतर्गत श्रेणीबद्ध करने की समूचे विश्व में चल रही व्यवस्था स्थापित की गई। केंद्र प्रायोजित योजनाओं का औचित्य। नीति आयोग द्वारा गठित मुख्यमंत्रियों के उप समूह की सिफारिशों को मानते हुए केंद्र सरकार ने वर्ष 2016-17 में केंद्र प्रायोजित योजनाओं CSS को लागू करने का औचित्य स्पष्ट किया। पहले 28 बड़ी योजनाएं केंद्र प्रायोजित थी और अब सरकार ने उनकी जगह 6 अत्यंत प्रमुख, 20 प्रमुख और 2 वैकल्पिक योजनाओं की व्यवस्था कर दी। वस्तु और सेवा कर यानी GST की शुरुआत। वस्तु और सेवा कर GST लागू करना अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के सबसे अहम ढांचागत सुधारों में एक माना जाता है, जिसने संघीय राजकोषीय संबंधों को मूल रूप से पुनः परिभाषित कर दिया है। 1 जुलाई 2017 को लागू किए गए GST से सहकारी राजकोषीय संघवाद को बल मिला है। राज्य सरकारों को कुल मिलाकर GST परिषद के 2/3 वोटों के बराबर की मान्यता प्राप्त है। हमने दोहरे GST प्रारूप का विकल्प चुना है। इसका अर्थ यह है कि वस्तुओं और सेवाओं पर 2 प्रकार के कर लगाए जा रहे हैं, केंद्रीय GST और राज्य GST। राज्यों में पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए सहयोग। कोविड-19 महामारी के कारण विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा था। हमारे देश में यह महामारी वर्ष 2020 के शुरुआती दौर में पहुंची थी और इसकी वजह से राज्यों के राजस्व संग्रह लगभग समाप्त हो गए थे। नतीजा यह हुआ कि पूंजीगत व्यय तेजी से घट रहा था, जबकि आर्थिक वृद्धि के लिए इसमें बढ़ोतरी जरूरी होती है। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार पूंजीगत व्यय का मल्टीप्लायर इफेक्ट यानी बहुआयामी प्रभाव छोटी अवधि में 2.45 और लंबी अवधि में 4.8 होता है। ऐसे में सहकारी राजकोषीय संघवाद की सच्ची भावना के अनुरूप ही केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 में राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता नाम से नई योजना तैयार की। राज्यों की मांग पर यह योजना रुपये 15,000 करोड़ के प्रावधान के साथ वित्त वर्ष 2021-22 में भी जारी रखी गई। वर्ष 2022-23 की बजट पूर्व चर्चा में राज्यों ने एक स्वर में केंद्रीय वित्त मंत्री से इस योजना को जारी रखने और इसे विस्तार देने का अनुरोध किया। निष्कर्ष। वित्तीय वर्ष 23-24 के केंद्रीय बजट की घोषणाओं और हाल के वर्षों में की गई पहलों से केंद्र सरकार की देश में सहकारी राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा देने की पक्की प्रतिबद्धता का पता चलता है। भारत आने वाले वर्षों में इसी मार्ग पर और तेजी से बढ़ने वाला है। अधिक राजकोषीय लचीलेपन और व्यापक राजकोषीय क्षेत्र को देखते हुए राज्य अधिक गतिशील विकास इंजन उपलब्ध कराएंगे और अमृतकाल में भारत के नवनिर्माण में सहयोग करेंगे।
सामाजिक क्षेत्र के लिए आवंटन, ठोस परिणाम के लिए प्रयास। संदर्भ: वित्तीय वर्ष 23-24 के केंद्रीय बजट में पूंजीगत व्यय 2020-21 में वास्तविक व्यय के रुपये 4.26 लाख करोड़ यानी 58.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से दोगुना होकर वर्ष 2023-24 में रुपये 10.01 लाख करोड़ यानी रुपये 112 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। राज्यों को भी उसी रास्ते पर चलने और राष्ट्रीय प्रयासों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। वर्ष 2023-24 के बजट में राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए रुपये 1.3 लाख करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया है। सामाजिक क्षेत्र के लिए परिव्यय, बढ़ती प्रति व्यक्ति आय और वर्ष 2026-27 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के आकार के राष्ट्रीय लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए सामाजिक क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जीवन की बेहतर गुणवत्ता, गरिमापूर्ण जीवन और अर्थव्यवस्था के विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख हो गई है। इस क्षेत्र के लिए व्यय 2015-16 में रुपये 3.53 लाख करोड़ से बढ़कर 2022-23 में रुपये 7.9 लाख करोड़ हो गया है। नवीनतम बजट को ध्यान में रखते हुए सामाजिक क्षेत्र के खर्च की वार्षिक औसत वृद्धि दर 2015-16 से 2023-24 तक लगभग 14.1% होने का अनुमान है। वर्ष 2014 के बाद स्वच्छ भारत मिशन के तहत लगभग 11.7 करोड़ घरेलू शौचालय, उज्ज्वला योजना के तहत LPG कनेक्शन वाले 9.6 करोड़ लाभार्थी जैसी उपलब्धियां अब सभी क्षेत्रों में देखी जा सकती है। PM किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को रुपये 2.2 लाख करोड़ के नकद अंतरण की सुविधा के लिए जन धन बैंक खातों वाले लोगों की संख्या 47.8 करोड़ है। PM सुरक्षा बीमा और PM जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ लोगों का बीमा कवर पूरा किया गया है। हरित विकास, भारत ने हरित विकास की दिशा में कई उपाय किए हैं और वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान की घोषणा की है। पर्यावरण के लिए जीवन शैली के विचार का विस्तार करते हुए भारत पंचामृत यानी जलवायु के अनुकूल कार्रवाई के लिए 5 महत्वपूर्ण घटक और शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत रुपये 19,700 करोड़ के परिव्यय के साथ वर्ष 2030 तक 5 MMT के वार्षिक उत्पादन तक पहुंचने के लक्ष्य के साथ योजना बनाई गई है। बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को भी ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत अधिसूचित किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के विभागों को भी पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। हरित आवागमन को बढ़ावा देने के लिए GST प्रदत्त संपीड़ित बायोगैस पर उत्पाद शुल्क में छूट दी गई है। इसमें मिश्रित कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर करों के व्यापक प्रभाव से बचने में मदद मिलेगी। इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली बैटरियों के लिए लिथियम आयन सेल बनाने के लिए जरूरी पूंजीगत सामान और मशीनरी के आयात पर सीमा शुल्क से छूट देने का भी प्रस्ताव है। वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री प्रणाम नामक एक नई योजना भी शुरू की जा रही है। कृषि और सहकारिता, कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ओपन सोर्स मीन्स ओपन स्टैंडर्ड और इंटरऑपरेबल पब्लिक गुड के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य बेहतर फसल योजना, इनपुट प्रबंधन, फसल संबंधी पूर्वानुमान, बाजार की जानकारी और नौकरी के अवसर पैदा करने के लिए एग्रीटेक इकोसिस्टम को आगे बढ़ाना है। बजट में सहकारी संस्थाओं तथा 63,000 प्राथमिक कृषि साख समितियों पैक्स को सुदृढ़ करने के लिए रुपये 2516 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव किया गया है।
ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं द्वारा उद्यमशीलता को बढ़ावा देने वाले कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एक कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी। कृषि ऋण के लिए रुपये 20 लाख करोड़ की राशि भी संबद्ध क्षेत्र के लिए लक्षित है, जो सहकारिता क्षेत्र के लिए विकास को बढ़ाएगी। बजट में अनुसंधान और अच्छी गुणवत्ता वाली योजना से जुड़ी विषय सामग्री की भूमिका को अच्छी तरह से मान्यता दी गई है। कपास के मामले में अतिरिक्त लंबे स्टेपल कपास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी के माध्यम से क्लस्टर आधारित और मूल्य श्रृंखला का दृष्टिकोण अपनाने का विचार है। दक्षता और अभिसरण। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में रुपये 60,000 करोड़ का आवंटन प्राप्त हुआ, जबकि संशोधित अनुमान के चरण में रुपये 89,400 करोड़ का आवंटन प्रस्तावित था। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के प्रस्तावित समग्र परिव्यय में लगभग 66% की वृद्धि हुई है और इसके ग्रामीण घटक में भी बड़ा उछाल देखा गया है। कुल आवंटन अब रुपये 79,590 करोड़ है, जो वर्ष 2022-23 के बजट में केवल रुपये 48,000 करोड़ था। यह सरकार के महत्वाकांक्षी सभी के लिए आवास कार्यक्रम को मार्च 2024 तक पूरा करने के लक्ष्य के अनुरूप है। मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन के लिए उज्ज्वला और व्यापक विद्युतीकरण के लिए सौभाग्य जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से वितरण के अभिसरण के प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2017 में जब कार्यक्रम शुरू किया गया था, तब लाभार्थी पहले से ही जनधन, मोबाइल और आधार से जुड़े हुए थे। निष्कर्ष के रूप में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT के लिए JAM ट्रिनिटी यानी जन आधार मोबाइल के परिणाम स्वरूप लीकेज में महत्वपूर्ण कमी आई है। समान या कम खर्च के साथ वांछित परिणाम प्राप्त करने में दक्षता पर जोर देने के लिए एक समान अभिनव दृष्टिकोण आवश्यक हो सकता है। कृषि का समावेशी विकास और आधुनिकीकरण। बजट में कृषि और कृषकों को आधुनिक प्रौद्योगिकी से जोड़ने के लिए कदम उठाए गए हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को इस वर्ष कुल रुपये 1.25 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें कृषि शिक्षा और अनुसंधान का आवंटन भी शामिल है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत दी जाने वाली रुपये 60,000 करोड़ की राशि भी कृषि बजट में शामिल की गई है। फसल सुधार और बाजार। भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है। भारत सरकार मोटे अनाजों को पहले ही पोषक अनाज के नाम से पुकारने की पहल कर चुकी है और वर्तमान बजट के माध्यम से इन्हें श्री अन्न का सम्मानित नाम दिया गया है। वर्तमान में भारत विश्व में मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक 180 लाख टन 2020-21 और 5वें नंबर का निर्यातक देश है। मोटे अनाजों की अनूठी विविधता। ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, सवा, चीना, कंगनी, कुटकी आदि ये सब मोटे अनाज हैं और सुदीर्घ परंपरा के कारण हमारे देश में ग्लोबल हब ऑफ मिलेट्स बनने की प्रबल संभावना और अवसर है। विश्व बाजार में भारतीय मोटे अनाजों की पेठ बनने से छोटे व सीमांत किसानों से लेकर स्टार्टअप्स, उद्यमियों और निर्यातकों की आय में वृद्धि होगी। कपास एक अन्य फसल है जिसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए बजट में प्रस्ताव किया गया है। इसके लिए ज़्यादा लंबे रेशे वाली कपास को चुना गया है, जिसकी देश विदेश के टेक्सटाइल उद्योग में भारी मांग है। इसके रेशों की लंबाई 35 मिलीमीटर होती है, जिसे बेहतरीन क्वालिटी के फैब्रिक तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत में इस कपास की 20 लाख गांठों, प्रत्येक गांठ 170 किलोग्राम की मांग है, जबकि उत्पादन केवल 5 लाख गांठों का है। इसलिए टेक्सटाइल उद्योग को इजिप्ट, मिस्र और अमेरिका से कपास आयात करना पड़ता है। विडंबना यह है कि भारत में कपास की खेती दुनिया में सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर की जाती है, लगभग 136 लाख हेक्टेयर, जो विश्व के कुल कपास क्षेत्र का लगभग 36% है।
परंतु जब प्रति हेक्टेयर उत्पादकता की बात आती है तो हमारा देश लुढ़क कर बहुत पीछे 38वें पायदान पर आ जाता है। अधिकांश किसान ज़्यादा लंबे रेशे वाली कपास को उगाने में हिचकते हैं, क्योंकि यह ज़्यादा लंबे रेशे वाली कपास को जो तैयार होने में ज़्यादा समय लगता है। इस पर पिंक बॉलवर्म नामक कीट का ज़्यादा प्रकोप होता है और उपज कम होती है। इसलिए बजट में सार्वजनिक निजी क्षेत्र की भागीदारी पीपीपी के माध्यम से इसकी उत्पादकता बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके लिए समूह आधारित और मूल्य श्रृंखला वैल्यू चेन दृष्टिकोण से प्रयास किया जाएगा, यानी बीजों से लेकर उत्पादन प्रौद्योगिकी और मार्केटिंग तक के हर चरण पर सुधार किए जाएंगे। संसाधन और सुविधाएं। छोटे और सीमांत किसानों को आसान शर्तों पर संस्थागत ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिए इस वर्ष कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर रुपये 20 लाख कर दिया गया है। छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध हुई किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा को विस्तार देने के लिए बजट में रुपये 23,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। सहकारिता के माध्यम से एक विशाल और विकेंद्रित अन्न भंडारण सुविधा के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है। अपर भाद्र परियोजना के लिए बजट में रुपये 5300 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिसके माध्यम से क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई की सतत व्यवस्था की जाएगी। भारत ने वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का संकल्प लिया है। इसे पूरा करने के लिए अनेक क्षेत्रों में पहल की गई है। कृषि के क्षेत्र में इस वर्ष प्रधानमंत्री प्रणाम नामक विशेष कार्यक्रम की घोषणा की गई है, जो धरती के सुधार, पोषण और पुनरुद्धार पर केंद्रित है। इसके अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता देकर रासायनिक उर्वरकों के विकल्पों जैसे जैविक उर्वरक, कंपोस्ट खाद आदि को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पहल से संचालित गोवर्धन योजना के अंतर्गत व्यापक कदम उठाने की घोषणा की गई है। इसमें देश भर में 500 कचरे से कंचन यानी वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स लगाए जाएंगे, जो गोबर और जैविक व्यर्थ से बायोगैस का उत्पादन करेंगे। इसके लिए बजट में रुपये 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। संबद्ध क्षेत्र। वर्तमान बजट में पशुपालन एवं डेयरी विभाग का बजट आवंटन पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से 40% से बढ़ाकर लगभग रुपये 4,328 करोड़ कर दिया गया है। इसमें सबसे अधिक आवंटन पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए किया गया है, क्योंकि पिछले लगभग 3 वर्षों से देश में 2 प्रमुख रोग पशुधन की क्षति पहुंचा रहे हैं। लंपी स्किन रोग और अफ्रीकन स्वाइन बुखार से पशुधन त्रस्त है और पशुपालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। पशुधन के सतत विकास के लिए जारी राष्ट्रीय पशुधन मिशन को रुपये 410 करोड़ का आवंटन किया गया है, ताकि इसकी गतिविधियां सुचारू रूप से जारी रहें। मात्स्यिकी क्षेत्र के समग्र विकास में तेजी लाने के लिए इस वर्ष बजट में मात्स्यिकी विभाग का